आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लेवल प्लेइंग फील्ड, वापसी पर तहफुजात और इलेक्शन इम्कानात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इस वक्त मुल्क में दो किस्म की लड़ाइयां पूरे जोरों पर हैं। दोनों लड़ाइयां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों के मकासद भी एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद हैं। दोनों लड़ाइयों की जगह और मैदान भी अलग अलग हैं। इनमें से एक लड़ाई इक़्तिदार की है, इक़्तिदार के लिए है और इक़्तिदार वालों के लिए है, जबकि दूसरी लड़ाई आम आदमी की है जो वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। इक़्तिदार की लड़ाई ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, हर इदारे को अपने नरगे में दबोच रखा है। इदारे की लड़ाई ड्राइंग रूम्स में लड़ी जा रही है और अवाम की लड़ाई हर घर, मोहल्ले, चौक और चौराहों पर जारी है। इक़्तिदार की लड़ाई में साजिशें हैं, दूसरों को गिराने की चालें हैं और अवाम की लड़ाई में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। इक़्तिदार की लड़ाई में इलेक्शन और जीत मरकजी झगड़ा है तो अवाम की लड़ाई में इज्जत की रोटी मरकजी नुक्ता है। इक़्तिदार की लड़ाई में हजारों अरब के मकरूज मुल्क के वसाइल पर कब्जा करने की जुस्तजू है तो आम आदमी की लड़ाई रोजगार की लड़ाई है। यहाँ इक़्तिदार की लड़ाई हर जगह जेर बहस है तो अवाम की लड़ाई सबकी नजरों से ओझल है। इक़्तिदार की लड़ाई में एक बयान पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल जाता है। मुल्क तो दूर, लंदन तक से आने वाला बयान पूरे मीडिया की हेडलाइन बन जाता है तो आम आदमी की लड़ाई का शोर घुट घुट कर हर रोज अपनी मौत आप मर जाता है। जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो फौरन वापस कुर्सियों पर बराजमान होना चाहते हैं और अवाम की लड़ाई में ना कुर्सी है, ना ताकत है और ना ही कोई सुनवाई। इक़्तिदार की लड़ाई जाती मुनाफे की लड़ाई है तो अवाम की लड़ाई में खसारे ही खसारे हैं। इस लड़ाई में एक तरफ महंगाई करने वाले हैं और दूसरी तरफ महंगाई भुगतने वाले हैं। इक़्तिदार की लड़ाई में महंगाई कोई इशू नहीं, लेकिन अवाम की सारी लड़ाई ही इस महंगाई से है। अवाम की लड़ाई महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल, महंगे आटे, महंगे घी और महंगी चीनी से है और ये चीनी पंजाब की निगरान हुकूमत की नाक के नीचे से इतनी तेजी से निकल गई कि मुट्ठी से रेत निकलते हुए भी कुछ टाइम लगता है। पंजाब की निगरान हुकूमत के 7 माह में 90 रुपए किलो चीनी 190 रुपए की हो गई और इस लड़ाई में निगरान वजीर आला पंजाब अवाम के साथ खड़े होने के बजाय शुगर मिल्स वालों के साथ मुलाकातें करते और तस्वीर बनवाते नजर आए। निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली के महंगे बिलों पर अवाम को रिलीफ देने के लिए नारे जरूर लगाए, लेकिन उनको क्रैकडाउन और छापों की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। अब मुल्क में क्रैकडाउन और छापे जारी हैं। इस क्रैकडाउन से ओपन मार्केट में डॉलर तो नीचे आ गया, लेकिन ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना बिजली के बिलों में आवाम को कोई रिलीफ मिला, बल्कि उल्टा बिजली और गैस महंगी करने का फैसला सुनाते हुए हमारे निगरान वजीर तवानाई फरमाते हैं कि बिजली और गैस महंगी करने से महंगाई थोड़ी होती है, बल्कि बिजली और गैस की कीमतें महंगाई की वजह से बढ़ रही हैं। जनाब, तो फिर अब आप खुद ही सोच लें कि मुल्क आजकल किन हीरो के हाथों में है। खैर, ये दोनों लड़ाइयां बहुत जल्द एक मैदान में आने वाली हैं और वो मैदान इलेक्शन का मैदान है। तो क्या महंगाई से लड़ते अवाम महंगाई करने वालों से भी लड़ाई करके उनसे बदला लेंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे, कुछ और इश्यूज को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर इन तमाम इशूज़ पे कोशिश करेंगे तफसील से बात करें। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलीम बुखारी साहब, आपसे सर शुरू करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आपने देखा कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन की तारीख दी जाती है या दी जाने वाली होती है तो फिर पूरी कौम और मीडिया पर ये शकूक व शुबात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का कहा है, तो अब आप समझते हैं कि तमाम जो शुबात हैं वो ख़त्म हो गए हैं और क्या वजह लगती है ये हतमी तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया आपका पारस साहब ने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद मेरे ख्याल में ये सारे शकूक व शुबात इसलिए ख़त्म हो जाने चाहिए कि कोई चारा नहीं है उन इलेक्शन कमीशन के पास भी और द पावर दैट भी उसके पास भी कि इलेक्शन ना कराए जाएं। इलेक्शन ना कराने की सूरत में किस किस्म का झंझाल उठेगा वो उसका अंदाजा मेरे ख्याल से कंसर्न क्वार्टर्स को है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में तो मुझे अब कोई इबाम नहीं है। इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन में क्या होगा इसके बारे में अभी क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, कवर दूसरी बात यह कि अगर आपको याद हो बीच जी आप बात करें प्लीज। जी मैं अर्ज करूं, मैं बस आखिरी अर्ज कर देता हूं। आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ के आने की तारीख तय हो जाए तो समझो कि इलेक्शन हो रहे हैं।
जी ये भी हो चुका है। तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कराए बगैर तो कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अब अगर कुछ और अनफॉर्चुनेट हो जाए, खुदा ना करे, तो वो मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन तो अब कराने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि वो बहुत खुशदिली से ये कह रहे हैं या करवा रहे हैं, ये कराने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है पारस। ठीक। अच्छा सर, मियां साहब की आमद पे जरा आगे बात करती है। गुफ्तगू सुनकर मुझे लग रहा है कि आपको यकीन है कि जनवरी ही इलेक्शन का महीना होगा और 90 दिन की कहानी अब खत्म हो चुकी है, चाहे आइन जो है वो जो मर्जी कहता है। लेकिन सर बात यह है और अहम सवाल अब यह है कि जो इलेक्शन जिनकी हम होने की बात कर रहे हैं, क्या वो शफाफ होंगे? क्या उसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी? क्योंकि सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है यहाँ पे सलीम बुखारी साहब, और शायद पहली मरतबा है कि तमाम सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। सर पीपल्स पार्टी नून से मांग रही है, सिंध में जमात इस्लामी MKM पीपल्स पार्टी से मांग रही है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी में खुश हो कि जी बैलेट पेपर पे हमारा जो निशान है वही आ जाए, और नून लीग को यकीन है कि हमें तो जरूर मिलेगी। पारस, गुजारिश ये है कि सिर्फ एक फर्क समझने की जरूरत है कि ये 2018 तो बिल्कुल नहीं है जी। 2018 की अजीबोगरीब रियलिटीज थी। 2018 का इलेक्शन अजीबोगरीब था, अजीबोगरीब तरीके से कंडक्ट हुआ, अजीबोगरीब तरीके से कंटेस्ट किया गया। लिहाजा 2018 वाली ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एज्यूम कर लेना कि पावर दैट बी का कोई रोल नहीं होगा इलेक्शंस में, ये मेरे ख्याल से दीवाने की बढ़ से ज्यादा नहीं है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो 1970 का क्यों ना हो, जिसको कहा गया कि वो बहुत शफाफ इलेक्शन था, वहां से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं 9, 10, 11 के करीब, उन सबके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल रहता है, रोल रहेगा। ये तो मानना ही मुमकिन नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बीच में दखल अंदाजी। एक तो होता है कि आप इलेक्शन पूरे का पूरा हाईजैक कर लें, शायद हाईजैक तो नहीं होगा, लेकिन ये कहना कि ये मुदाखलत से पाक होगा, ये मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। काजी सईद साहब, इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा कि हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है वो सर सारा जारी कर दिया है उन्होंने, और अब इलेक्शन की तैयारियों के लिए फिर 54 डेज की जरूरत होती है, और आइन में तो 60 डेज का लिखा हुआ है सर, और अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो फिर वो 90 दिन कर दिया है, यानी कि आइन में साफ साफ लिखा हुआ है सब। फिर आपके ख्याल में क्या कोई इबाम बाकी रह जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी सर, कोई बाकायदा तारीख नहीं दी? देखिए, जिसके जो स्केप्टिक्स हैं वो कम नहीं है। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वेरी फैक्ट कि उन्होंने कोई एक डेट नहीं दी और एक टेंटेटिवली कहा है कि आखिरी हफ्ते में होगा, तो इसमें जो है, बहरहाल मैं ये नहीं कहता, मुझे लगता है कि थिंग्स हैव गॉन बियॉन्ड ऑल दैट। सवाल ये है कि देखें, बात समझने की ये है कि पाकिस्तान में तो वैसे तो हर दौर बुरानी दौर था, हर ऐद बुरानी ऐद था, मगर खैर से ये जो पिछले साल 1.5 साल में इकोनॉमिक और ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, इसमें से अगर कोई चीज चली गई है तो वो सर्टेनिटी है। वैसे तो कहते हैं ना, वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स जी। तो भाई 21 अक्टूबर को तो अभी बड़े वीक पड़े हुए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी बात की थी लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी मांगती है, पीपल्स पार्टी सिंध का सूबा मांगती है, वाको और मांगते हैं। भाई कौन सी और इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो ये करियाना क्लास जो है ये पावर में होती, जो कौंसलर नहीं अपने बल पर जीत सकते। क्या पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध का सूबा भी निकलता हुआ देगा? उनको ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगा? देखिए, वहां जो 3 बड़े लोगों को हाथ डाला गया, वो समझ लें कि वो जो इशारा उनको किया गया, उसके बाद में ये भी मान गए कि लिमिटेशंस कर लें। बात ये है कि वहां इशारे गए, क्योंकि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब जो बयान दे रहे थे वो क्या थे और अब वो क्या है, और जो हालांकि वो लो लेवल के लोग हैं, लेकिन वो कुंजियां हैं, मुमकिन है किसी बहुत बड़ी यानी दरवाजे की, जिन लोगों पे हाथ डाले गए। फिर उन्होंने केसेस तो अभी नहीं हुए, फिर ये केसेस खुल चुके हैं। मगर सवाल ये है कि मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अबाउट जमहूरियत। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने इंट्रो दिया वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें सवाल भी थे, उसमें जवाब भी थे जी। मसला क्या है? मसला यह है कि भाई इलेक्शन हो, इलेक्शन के जरिए पावर मिले, मार्शल लॉ के जरिए पावर मिले, ये एक जरिया है, मीन्स है ज़राए पैदावार पर कब्जे का। अब कब्जा हो गया ज़राए पैदावार पर 10%, 20%, 50%, जो भी, अब कब्जा मेंटेन करना है, ये अब कब्जा मेंटेन करने की लड़ाई है। राइट। उनका कब्जा पंजाब में था, ये कब्जा मेंटेन करिए, लेकिन इससे पहले ये तो बताइए ना कि आपको लगता है कि ये वो इलेक्शन जिसमें सब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा भी है सर, या फिर किसी को खौफ या डर भी है कि कोई आके कोई पिछे उखाड़ के ना ले जाए सर?
तो ये इलेक्शन साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा भी हो सकेंगे, और जो रिजल्ट आएंगे फिर उनको भी कोई तस्लीम करेगा, या वहां पर भी एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा? देखिए पाकिस्तान की तारीख का जो वाहिद इलेक्शन जिसमें अवाम को बड़ी हद तक फायदा या किसी हद तक फायदा हुआ था वो 70 का इलेक्शन था। उसकी वजह भी है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी थी। लिहाजा आप देखते हैं कि आज भी आइन में वो तमाम शिक्कें जो आप बेसिकली उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो डाली गई वो ही था। बाकी सारे इलेक्शन स्टेटस को के इलेक्शन थे। 85 में आके इलेक्शन का तो बी मार दिया ना। 85 में आके नान पहले तो उसने नॉन इलेक्टेड असेंबली बना दी, एक स्पीकर बिठा दिया, फिर उनके जो बच्चे हैं उनको लगाया अपना गमलों में। हाँ। आज वो बड़े हो गए माशाल्लाह, तनमंद हो गए हैं। तो जमहूरियत वाली कहानी जो है ना हमें। लेकिन क्या सईद काई साहब क्या आप समझते हैं कि नून लीग के लिए इस वक्त सब कुछ अच्छा है जैसा कि वो भी समझ, या आपके ख्याल में राइट दिखा के वक्त आने पर फिर लेफ्ट मारा जाएगा और फिर उनकी भी चीखें निकलेंगी जैसे बाकियों की निकल रही हैं इस वक्त में? देखिए वो सूट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सूट करते हैं, मगर उनकी मुझे एक बात समझ नहीं आती। वो जब उनको इनकलाब की शिकायत हो जाती है, और भाई जब हुकूमत जो है वो किकबैक्स लेने और देने का नाम रह गया है। मैंने पिछली दफा आपके प्रोग्राम में बताया था कि सेक्रेटरी खारजा हमारे क्या कह रहे हैं एक इंटरव्यू में बैठ के कि जिस बंदे ने 2 सड़कें बनाई थी, एक लीबिया में और एक पाकिस्तान में, उसने जेल काटी है कोरिया में। और किधर दे इनकलाबी हो तुसी ची गुवेरा साहब? जो मिलता है ले लो, आराम से आओ, हुकूमत करो, मौजा करो और बयान दो। हाँ। मैं उसको भी अंदर करूंगा। अब अगर आप अंदर करते हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप बाजवा साहब पर केस करते हैं तो ये कहानी कहां जाके रुकेगी? आर्टिकल 6 कहां जाके रुकेगा? कौन माई का लाल लगा सकेगा? ठीक, मेरा मतलब है जो है वो हमें याद है कि बात करना जरूरी है ना, कि ये जो आप बात करें, हमने भी अभी बड़े सख्त किस्म के बयान दिए हैं। मैं जरा आती हूँ, लेकिन इलेक्शन पे जरा नज़ीर लगारी साहब की राय लेना भी जरूरी है। नज़ीर लगारी साहब, आपने सारी उम्र आइन और जमहूरियत की बात की है सर, तो आप समझते हैं ये जो आइन शिकनी है ये सिर्फ ये ताले आजमा और जो फौजी आमिर हैं उन्हीं की तरफ से की गई है, या ये जो जमहूरियत के दावेदार बनते हैं और जमहूरी इदारे इनकी तरफ से भी आइन शिकनी होती है सर, और हुई है? तो आइन के मामले में तो सब एक पेज पर रहते हैं ना। मसला ये है कि बाद में ये एक बिल ले आते हैं जिसका नाम होता है इंडेमिनिटी बिल होता है, या जो कुछ कर चुके होते हैं उसकी सफाई का बिल होता है। कभी 17वीं तरमीम के नतीजे में आता है, कभी 8वीं तरमीम के नतीजे में आता है। 8वीं तरमीम के जरिए जनरल ज़िया-उल-हक के तमाम गुनाहों को साफ किया गया, और 17वीं तरमीम के जरिए जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के तमाम मुसीबतों को, अजाब को और उनके गुनाहों को साफ किया गया। इस तरह से आइन को साफ करना। आपको मालूम है कि आइन के अंदर नाम दर्ज था, जनरल ज़िया-उल-हक का आइन के अंदर नाम लिखा हुआ था, और जनरल मुशर्रफ का भी आइन के अंदर नाम लिखा हुआ था कि ये सदर हैं। तो अब आप उस आइन को क्या करेंगे जिस आइन में नाम लिख दिया गया? मैं समझता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को 18वीं तरमीम ने ठीक किया। अब सबसे बड़ा मसला सबके लिए वो 18वीं तरमीम है जिस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा चेक है कि जो रियासती इकाइयां हैं वो मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से खुद मुख्तार हैं, और कंकरेंट लिस्ट डिसॉल्व होने के बाद अब उन तमाम इकाइयों के पास। नज़ीर लगारी साहब, इसका मतलब कि सिर्फ फौजी आमरों से ही शिकवा नहीं किया जा सकता आइन तोड़ने का। 90 दिन में इलेक्शंस का लिखा है ना आइन में। अब अगर 90 दिन से आगे जाती है बात, और अगर 170 या 180 दिन में भी होते हैं, तो इसका मतलब कि आइन शिकनी तो हो गई ना, तो फिर ये शिकवा तो अब सबसे ही बनता है। फिर हम बिल्कुल हुई है। इसमें बहुत सहूलतकारी हुई है। जब चीफ जस्टिस साहब ने शो मोटो लिया और 12 जनवरी को असेंबली तोड़ी गई, 14 जनवरी को उसको मौसर किया गया, जब शो मोटो लिया गया और उसका फैसला आया 1 मार्च को, तो वो कह सकते थे कि जी 45 दिनों में जाकर आप इलेक्शन करवाएं। ठीक, और बिल्कुल ये कर सकते थे, ऑर्डर कर सकते थे। उन्होंने कहा जाएं आप इलेक्शन करवाएं और 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ठीक, लेकिन जब उनको बताया गया कि जनाब 90 दिन नहीं 116 दिनों में जाके जा रहे हैं, तो उन्होंने कबूल कर लिया। जब सबने कबूल किया है तो आइन तो सबने मिलकर, क्या सुप्रीम कोर्ट जब दे रही थी 14 जुलाई की डेट, क्या वो आइन के मुताबिक थी?
सर लेकिन बात सुनिए सर, एक सेकंड, कुछ सियासी जमातें तो इस बात पे खड़ी थी ना। मैं पीपल्स पार्टी बात करती हूँ, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी 90 दिन के मुतालबे से पीछे क्यों हटी? आपने देखा कि बिलावल भुट्टो बड़ी सख्त इस पे तकारीर कर रहे थे सर, पीपल्स पार्टी कह रही थी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, फिर जरदारी साहब की एंट्री होती है और अब कुल मिला के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है वो ये है कि जी बस इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख दे दे। वो किधर चलेगा 90 दिन का मुतालबा इनका? मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम गैर मारूजी चीजों में चले जाते हैं तो फिर आप इलेक्शन को हवा समझें। वो नहीं कराते हैं, अगर नहीं करवाए उन्होंने, जिसने ये समझा था कि मैं तुर्रम खान हूं, मैं टार्जन हूं और मैं सब कुछ कर लूंगा, पहले अपनी कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफा दिया। जिस टार्जन ने बाद में आकर 2 हुकूमतें तोड़ डाली, अपनी हुकूमतों को एक दिन में ले रही है, तारीख अदम एतमाद जो है वो अपना अदम एतमाद का वोट ले रही है, उसी दिन जो है वो शाम को असम्बली को डिसॉल्व करते, तो उसने कौन से नतीजे हासिल कर लिए? ठीक है, वो बड़ा तुर्रम खान जो आया हुआ था, वो जो बड़ा टार्जन आया हुआ था, उसने कौन से नतीजे हासिल कर लिए थे? मैं आयन शिकनी कहां नहीं हुई, उसने की। आयन शिकनी किसने की? मैं उसके बाद जो सियासी पार्टियां उन्होंने की है। अब इस बंद दरवाजे पर लाकर आप खड़ा कर देते हैं और फिर उनको लाठी चार्ज करते हैं। तो आपने किसने की? एक और बात बता दी, पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड कौन छीन रहा है सर? वो क्यों समझती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और वो क्यों समझती है कि इसकी वजह नून लीग है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नून लीग से मांग रहे हैं? उसने देनी है इनको। अगर आप एक शख्स, एक साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काबीना में शामिल कर देंगे और दूसरे उनके भाई को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लेंगे, तो शिकायतें पैदा होंगी। नहीं, शिकायत नून और इस तरह की शिकायतें क्यों नहीं होंगी? लेवल प्लेइंग फील्ड नून देती, शिकायत जिससे होनी चाहिए फिर उससे करें ना। नहीं, जो शामिल कर रहे हैं शिकायत मैं नहीं कहता हूं कि शिकायत करनी चाहिए, जाहिर जाकर शिकायत करें। और मैं कह रहा हूं कि इनकी ये ख्वाहिश मुझे समझ में नहीं आ रही है, खुद पीपल्स पार्टी की। क्या वो काबीना में जाना चाहते हैं? क्या वो इस निगरान काबीना का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और इससे ज्यादा खराब बात, इससे ज्यादा गंदी बात और क्या हो सकती है कि अगर पीपल्स पार्टी ये ख्याल करे कि उसने इस काबीना में जाना है और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो है वो जाकर इस काबीना का हिस्सा बनना है। ठीक सर, तो मेरे ख्याल में ये सबसे खराब बात होगी। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सलीम बुखारी साहब, मैंने पहले एक सवाल आपसे किया था बट वो एक डिस्कनेक्ट आ गया बीच में। सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, आपके ख्याल में क्या इस दफा सबको ही लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे या इस दफा भी किसी एक को ही मिलेगी? वो एक तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अपना पहला जवाब दोहरा दूं आपको। मैं बता रहा हूं आपसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके अंदर दखल दर माकूलात ना करे। जहां तक पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे का ताल्लुक है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उसकी बुनियादी वजह की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका टिल्ट नून लीग की तरफ है, इसीलिए उन्होंने नाम लेके नून लीग के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया बल्कि जिम्मेदार ठहराया उन्होंने जी। तो कहने का मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर यह समझ लें कि पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नून लीग के ज्यादा करीब है बनिस्बत किसी भी दूसरी पार्टी के। दूसरी बात जो है वो मुतालबा कहाँ गया जो आप बार बार इसरार कर रही हैं जवाब का कि 90 दिन के इलेक्शन क्या हुए। 90 दिन के इलेक्शन का तो वो तमाशा और गत बनाई है हमने। आपको याद नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था कि 90 दिन में इलेक्शन करा दे पंजाब के? क्या हुआ उसका? हुए। फिर उसके बाद सदर मुमलिकत साहब ने कहा कि मैं भी अपना हैंड ट्राई करके देखता हूं। उन्होंने एक डेट दे दी, हुए इलेक्शन उसके ऊपर नहीं। अब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट साहब जो है वो एक दफा फिर कोशिश कर गई हैं, हुए इलेक्शन। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अचानक इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपनी मर्जी से सिर्फ हफ्ता बता रहा है, तारीख अभी भी नहीं दे रहा। कहां से टॉनिक मिल रहा है? तो ये सारी चीजें ताकत का, ये सारी चीजें सर इनको कहां से टॉनिक मिल रहा है इलेक्शन कमीशन को, जो आपने कहा अचानक इतना ताकतवर हो गया है सलीम बुखारी साहब? जी मैं बता तो रहा हूं आपसे, मैं और क्या कह रहा हूं आपसे। उनको ताकत कहां है? सियासी जमातों में तो इतनी सख्त कभी भी नहीं रही कि वो ताकतवर करे इलेक्शन कमीशन को। कौन करता है आपको नहीं पता? मेरे ख्याल से जिसने मेरी बात सुनी है उसको समझ आ गई है। जी सर बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जरा आपसे बात शुरू करेंगे और अब सब मियां साहब की जरा वापसी पे जो वो तारीखें दे रहे हैं और अब जो दी गई है क्या आएंगे, इस पे जरा बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज भी। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख करीब आ रही है,
आपने देखा कि उनके बयानात में कुछ शिद्दत आ रही है सर, तो वजह क्या लगती है? क्या पुराने बयानिए की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि इलेक्शन की जरूरत भी है, या वाकई अपने एहतसाब का बदला लेने का फैसला कर लिया है, या वापसी पर गिरफ्तार ना होने की गारंटी नहीं मिल रही जो शिद्दत आ रही है बयानात में? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। मैं आपको हवाला दे देता हूँ राना सनाउल्लाह का और साहब का जो बयान उन्होंने 2 मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में दिया था कि जब तक रिस्क लेवल 0 नहीं होगा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और बंदियाल साहब जाते जाते जो की खिदमत करके गए हैं, नैब की तरमीम को खत्म करके, और ये सारे कट्टे दोबारा खुल गए हैं जी। इसके बाद परेशान है मेरे ख्याल से नून लीग भी और खुद नवाज शरीफ साहब भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तो उन्हें ये यकीन न हुआ कि वो एयरपोर्ट से सीधे या जाती उमरा जाएंगे या यानी इकबाल पार्क में जाके खिताब करेंगे, तो वो नहीं आएंगे। उनको अगर ये पता हुआ कि मुझे जेल जाना है तो आप भूल जाएंगे नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ठीक, जो हम तारीखें देते रहे पहले या उनके पार्टी के लीडर देते रहे, जिनको बुनियाद बना के हम भी टीवी प्रोग्राम में कहते रहे, मैंने तो तौबा कर ली है, मैंने तो फैसला कर लिया कि अब वो जब तक आके एयरपोर्ट पे खड़े नहीं हो जाएंगे हम तो तारीख देंगे नहीं। और यही हाल मेरे ख्याल से वो भी है, उनकी पार्टी को भी ये यकीन नहीं है कि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, बयानात धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये नैब के केसेस खुले रहे, जो इस बयानी का बोझ इनकी पार्टी नहीं उठा सकती है सर, और अभी जिन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं आपके इल्म में है, जिनके एहतसाब की बात कर रहे हैं सर, वो 5 का टोला जिनको कह रहे हैं, आपके ख्याल में उनका एहतसाब पाकिस्तान में मुमकिन भी है? सलीम बुखारी साहब, उनमें एक तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। अगर तो आदमी तजर्बों से ना सीखने का फैसला कर ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको याद हो जो केस जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बनाया गया था उसकी क्या फेट हुई, किस तरह एक दूसरी अदालत ने वो सारी सजाएं वजाएं उठा के फेंक दी और वो मुल्क से बाहर वालदा के इलाज के लिए चले गए। उसके बाद जो कुछ भुगता नवाज शरीफ साहब ने, अगर उससे सबक नहीं सीखते हैं वो, तो ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ना ही इससे पहले इस किस्म का बयानिया कभी कामयाब हुआ है और ना ही ये बयानिया कामयाब होगा। ये उनका ख्वाब हो सकता है, ख्वाहिश हो सकती है। तो आप ये कहते हैं, आपने ये कहा कि शरीफ जो है वो उनको वापसी की तारीख में डिले करने का मशवरा देंगे, तो आपको लगता है कि वो ये तजवीज मियां नवाज शरीफ कबूल करेंगे? चूंकि फिर आप ये भी तो कहते हैं ना कि ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जी, मैंने दो बातें कही थी। एक, मैंने ये कहा था कि ये अचानक कोई मुलाकात वहां ऐसी नहीं थी जिसके लिए उन्हें वापस बुलाया गया है। उन्हें एक पैगाम देके यहां से भेजा गया है कि ये आप जजेस और जर्नलों का एहतसाब करने की बात जो है ये तर्क कर दें। अब अगर वो मैसेज उनको पहुंच गया है और इसके बावजूद भी वो अपने उसी रवैये पर कायम रहते हैं तो सजा मैंने नहीं भुगतनी है, वो नून लीग भी भुगतेगी और नवाज शरीफ साहब भी भुगतेंगे। मेरे ख्याल से मुझे यूं लगता है कि अगर उन्होंने वाकई वापस आना है तो ये बयानिया बस सिर्फ 2-4 दिन की बात रह गई है। ठीक है, बहरहाल वो कहते हैं वो हटेंगे नहीं, कड़े एहतसाब का बयानिए के साथ वो मैदान में उतरेंगे। सईद काजी साहब, आपके ख्याल में फिर मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, या फिर जैसे हमारी कौमी एयरलाइन और जो रेलवे के आमदोरफ्त की जो औकात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस तारीख पे भी नहीं किया जा सकता इस तरह? मैं इस बारे में तो वसूख से नहीं कह सकता, मगर मैं एक बात वसूख से इसलिए कह सकता हूँ कि एक हमारे दोस्त साफी हैं, उनको मैंने सुना है, अदर जावेद साहब का कहीं अभी मैं देख रहा था, उन्होंने इशारा दिया है, वो खासे करीब हैं मुस्लिम लीग नून के समझे जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बयानिया आप वो तर्क कर देंगे या तर्क कर चुके हैं जो उन्हें कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जाहिर है अलार्म बेल बज चुकी हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक गलत या सही मुहावरा कहा जाता है कि यानी तरले से गिरेबान तक पहुंचने में इन्हें मिनट नहीं लगता, दोनों तरफ, यानी गिरेबान से नीचे और ऊपर, इसलिए यू कैन नेवर। दूसरी बात, जो मियां साहब को करीबी लोग जानते हैं, जिन्हें मैं मिला हूं, मियां साहब के अंदर एक इनग्रेन्ड, हालांकि इनका एक अलायंस भी है, मियां साहब की जन्मभूमि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उनके अंदर एक कल्क रहा। 3 दफा वो बने भी, प्राइम मिनिस्टर भी बने। मैं बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, मैं उनसे पूछे बगैर नाम नहीं ले सकता, जो मियां साहब के बड़े करीब वक्त गुजारा जिन्होंने, वो हमेशा उन्होंने ही हैज बीन लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, हमेशा शक शुबे से देखते हैं। और उनकी जिस तरीके से आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट, बाजवा साहब की, मैं इस बात पे नहीं जाता कि बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट किस
उनकी किस मुबैना कमजोरी को बुनियाद बना के किया गया था। मियां साहब के कहने पे ही इनकी पार्टी ने लाइन में लग के वोट दिया था ना। सनाउल्लाह ने आपको याद नहीं कहा था कि वो जी एक्सटेंशन का फैसला हुकूमत गिराने की वजह मददगार बना उसमें? मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें पे ज्यादा बात नहीं हमें करनी चाहिए। मगर बात यह है कि सिलसिला यह है कि देखें 2-3 बातें हैं हमें। पहली बात तो यह है कि मफरूजों के टूटने का वक्त आ गया। अरे भाई, तीसरा दौर है जमहूरियत का। जमहूरियत स्ट्रेंथन हुई है या आपकी सिविलियन जो अलीट और एस्टैब्लिशमेंट है उसने कैपिचुलेट कर दिया? लेट गए भाई। मुझे जूते पड़े तो जो मेरा मुखालिफ था वो तालियां बजा रहा था, मुझे छोड़ा उन्होंने दूसरे को पकड़ लिया, पकड़ा लिए, तालियां बजानी शुरू कर दी। ये हमारी विजडम का आलम है। अब देखे ना बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे। ये जो दौर हम पिछले 15 साल दौर कोई मुबारक लिखेगा, मैं तो एक बड़ा अदना सा नालायक तालिब इल्म हूं। ये जो बजाय इसके कि भाई तीसरा दौर तुम्हें मिला तो पता चले कि भाई अब डेमोक्रेसी को डिट्रैक्ट कौन कर सकता है, आज इनकी औकात ही कोई नहीं है। डरते डरते देखते हैं पिंडी की तरफ, फिर इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, फिर कहते हैं सऊदी अरब वाला आ जाए, फिर कहते हैं यार यूएई तो सिफारिश ले आओ। और अपनी हालत तो देखो है। और लीडर इनकलाब जो इनकलाब आए थे वो सऊदी शाही खानदान से इजाजत लेके आया था या यूएई के खानदान से? काजी साहब एक सेकंड, क्या इस वक्त में हमें आ रहा है कि मियां साहब पे ये इनकलाब का भूत क्यों सवार हो गया है सर? और जो वो बयानिया है जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं, अगर पीछे इससे नहीं हटते तो फिर ये महंगा पड़ सकता है इनको? मुझे पहले ये बताएं, भले जो थेरियां चलती रहेंगी कि वो फलां साहब या फलां जर्नैल साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में है या आसानी में है, ओ भाई कौन ये दरवाजा खोले? ये दरवाजे आपने खोले हैं। ये आपकी दानिश थी कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लग रही थी और आप बगले में जा रहे थे। ठीक। बेनजीर भुट्टो बेचारी 3 बच्चों को लेके जा रही थी तो आप बगले में जा रहे थे। ये जेल में गए नवाज शरीफ साहब, जेल तो उन्होंने एक ही दफा देखी, बाकी तो सारी सॉफ्ट जेलें थी। वो जो जिसके बारे में ये कहते थे यार मैंने पिंजरे में हाथ था, जेल पिंजरा ही होती है। तो ये बेसिकली देखे ना, मैं बिल्कुल कहता हूं कि हम एस्टैब्लिशमेंट को कंडोन नहीं कर सकते पाकिस्तान की तारीख में जी, लेकिन वो अपना घर भी तो देखो। कहते परेशान क्यों बैठे हो? कहना भाईजान रोज आके मैंने कुटते ने तो क्या की होया? कहते जी आज फिर आन के कहना मना कर दो, कहना यार मुरब्बत भी तो कुछ। और यार अपनी तो हालत देखो, ये 3 अदवार में तुम आवाम के लिए वो रस्ते हमवार करते या एजुकेशन फ्री करते, यहाँ पे ये जितना पैसा 2 नंबर खींच रहे हो आवाम पे इसका 20-25% लगा दिया होता, मैं देखता कौन आंख उठा के तुम्हारी तरफ देखता है। अब सारे उधर देख रहे हैं। उधर से एक बयान आया, उन्होंने अभी कपड़े नहीं बदले थे, वही जुराबा में नहीं बदलियां तो वापस चले गए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे बिहेव कर रहे थे जब मेरे मोहतरम अस्करी क़यादत वहां पे बैठी हुई थी? तो मैं सही काजी साहब यही तो जानना चाह रही हूँ, अल्लाह अल्लाह कहीं पहनने का उनको मौका मिला शहबाज शरीफ साहब को। आपको 16 माह आपको पता है कितनी ताबेदारी में उन्होंने गुजारे, तारीफों के पुल वो बांधते रहे, इवन पुल बनाने का क्रेडिट भी आर्मी चीफ को देते रहे, तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे इस चीज को सर? मेरे दो उस्ताद आपके इधर बैठे हुए हैं, मैं इन दोनों से पूछिए, इस किस्म की शेरवानी अगर मेरे उस्ताद मोहतरम बुखारी साहब को मिलती, नजीर नाजी साहब को मिलती, ये लेते? नजीर लगारी साहब को मिलती, ये लेते? ये शेरवानी थी, ये वो इक़्तिदार करके गए यहाँ पर, जाते जाते क्या गया मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा। और यार क्या बातें कर रहे हो, क्या? ठीक, मैं अब नजीर लगारी साहब से पूछूं। नजीर लगारी साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और आपके ख्याल में ये वापस आने से पहले मियां नवाज शरीफ के अंदर ये इनकलाबी रूह बेदार हुई है या फिर ये सियासी बयानिए की हद तक ही है सब कुछ, या वाकई वो अपने एहतसाब का बदला लेना चाहते हैं? सर संजीदा है इस चीज में इस बार? हमें समझ में नहीं आ रहा है। मियां साहब जो हैं वो कोई उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कोई उनकी पार्टी ऐसी है कि हम उसके ऊपर ये तवक्को करें कि जनाब बड़ा टक्कर देगी, वो तो एक बहुत बड़ा वक्त डाल देगी? क्या उनकी ऐसी पार्टी मौजूद है पाकिस्तान में, या कोई भी ऐसी सियासी पार्टी मौजूद है जी, लेफ्ट की या राइट की या सेंटर की? कोई ऐसी सियासी पार्टी है जो जाकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराह टकराए और टकरा कर जो है उनको कहे कि जनाब आप सबमिट करें हमारे आगे और आप आइए जनाब हमारे सामने दस्तखत कीजिए कि आपने हमसे ये मांग ली है, शिकस्त मान ली? खुदा का खौफ करें यार, पाकिस्तान में रहते हैं आप, इस मुल्क के अंदर आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, कौन सा ऐसा आपने तंजीम बना ली है, कौन सा आपने इनकलाबी कैडर तैयार किया है जिसकी वजह से आपको बड़ा गुमान है कि आप आर्मी चीफ के खिलाफ या साबिक DGISI के खिलाफ या फलां के खिलाफ या फलां के खिलाफ आप मुकदमात बनाएंगे, आप उनका एहतसाब करेंगे? और एहतसाब के बगैर तो आप आने को तैयार ही नहीं है। ये भूत क्यों सवार हो गया इनकलाब? बताए ना, ये सब तो वो भी जानते होंगे, तो क्यों फिर?
वो मैं समझता हूं, मैं बताता हूं। इनका ये ख्याल है कि मेरी जो पब्लिक के अंदर मेरी मकबूलियत खत्म हो चुकी है वो बहाल हो जाएगी, और ये जो पिछले 1.5 साल में इस हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, और लोग कहेंगे जनाब असल बात तो ये है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था, लिहाजा अब ये आएंगे और इनके खिलाफ एहतसाब करेंगे और फिर दरिया बहेंगे, कभी दूध के और कभी शहद के, ये बहना शुरू कर देंगे और एहतसाब भी हो जाएगा। ये कैसे इन्होंने, और मेरी बहन मेरी बच्ची मरियम ने भी यही बयान है, बाप के साथ मिलकर एक ही सुर में कहा कि जनाब एहतसाब के बगैर तो चारा ही नहीं है भाई, कौन करेगा, किसका करेगा, कैसे करेगा, आप कैसे आकर एहतसाब करोगे, आप बस कौन सी मास्टर्स की ताकत है, कौन से आप ची गवेरा हो, कौन से आप होची मिन हो, कौन से आप व्लादिमीर लेनिन हो, कौन से आप माओ जेडुंग हो, कौन से आप फिडेल कास्ट्रो हो, कौन से, क्या आपने किया है, कौन सा जनरल ग्याप हो, कौन सा रिजवान हो, क्या किया है आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए? सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने मरियम नवाज की जो बात की है कि अपने वाले साहब के बयानिए का जो वजन है वो सिर्फ वही उस बोझ को उठाती हैं और वही बर्दाश्त कर सकती हैं, बाकी तो छोटे भाई भी आपके सामने और इनकी पूरी पार्टी भी सामने है कि एक पार्टी का ग्रुप जो है वो मियां साहब को चाहता है, दूसरा शहबाज शरीफ का ख्वाहिशमंद है। लेकिन नज़ीर लगाई साहब मुझे ये बताएं अब इसका हल क्या है? ये पाकिस्तान की अवाम सियासी जमातों का तमाशा कब तक देखती रहेगी कि फलां के सर पे हाथ है तो अब वो बादशाहत का उम्मीदवार है, फलां के सर से हाथ उड़ गया है तो वो जेल में है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है? हल क्या है? कब तक हमने ये तमाशे देखने हैं? वैसे जब तक कोई गमलों में जाने के लिए तैयार होगा, जब तक कोई समझौते करने के लिए तैयार होगा, जब तक के कोई जाकर भीख मांगने के लिए तैयार होगा, तब तक यही सूरत हाल रहेगी। अब सियासी काम तो करें यार, आप पॉलिटिक्स करने से किसने मना किया? आपको मास्टर से मैं जाने से किसने मना किया? आपको भूख पर, अफलास पर, बीमारी पर, आजारी पर, महंगाई पर, इन पर बात करने से किसने मना कर दिया आपको? आप खुद चाहते हैं कि ये सब मुसीबतें रहें इस मुल्क के अंदर और कुछ ऐसा तैयार हो जाए कि उसमें से हम कुछ हड़प करके खाकर एक तरफ हो जाएं। ये एक वाहिद रास्ता बचा हुआ है। इस मुल्क के अवाम के लिए किसने सोचा है? किसने मसला उठाया? यार भूख से लोग मर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी आपको बताया कि आपके मजीद इतने फीसद लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से, सर वो IMF की डायरेक्टर मशवरा दे रही हैं कि इससे ज्यादा टैक्स लो, गरीबों को बचाओ, और हमारे निगरान वजीर आजम की मौजूदगी में ये बात कर रही है। शर्म का मुकाम है हमारे लिए। सलीम बुखारी साहब लास्ट कमेंट कर दें, यहाँ पे इदारे और सियासी जमातें तो अपनी अपनी तरजीहात में मगन है, ये अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देगा? वो जो कमाते हैं सारा बिजली के बिलों में दे देते हैं, पेट्रोल में खर्च हो जाता है, सर इनको कौन देगा लेवल प्लेइंग फील्ड? कौन बनेगा आवाज? देखिए पहली बात तो यह है कि किसी ने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, हर एक का अपना अपना मुफाद है, अपनी अपनी नाक के नीचे जीते हैं, उससे ऊपर उठ के देखने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि यहाँ पर दो बयानिए बहुत कसरत के साथ बिकते रहे हैं, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा एंटी अमेरिकनिज्म। एंटी अमेरिकनिज्म जिसने इस्तेमाल किया था वो जेल में है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा मारने वालों का हाल हमारे सामने है। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ना हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को उतनी ही मिलनी है जितनी कोई देगा, और वो कोई देने वाला जो है वो इसी ने फैसले करने हैं सारे, चाहे कोई भी पार्टी हो। तफसील में मेरे ख्याल से बहुत तफसील से नज़ीर लगारी साहब ने फरमा दिया है। वो तो आपने कभी टाइम कम है, आपने भी एक जुमला कहा कि वो जो जेल में है कैदी नंबर 804, उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? उसने जेल में ही रहना लंबे अरसे तक या कुछ सिस्टम में आने के चांसेस लग रहे हैं? देखिए जो इस वक्त बाहर सियासी जमातें हैं ना तो वो चाहती हैं कि वो बाहर आए, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, इसलिए कि 9 मई का बोझ उठाने के लिए ना एस्टेब्लिशमेंट तैयार है ना कोई और दूसरी पार्टी तैयार है। लिहाजा मुझे यूं लगता है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, कि इस इलेक्शन में क्या इससे अगले इलेक्शन में भी मेरा नहीं ख्याल कि उनको कभी ये वक्त मुयसर होगा कि वो बाहर आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकें या किसी भी होने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। मुझे उन्हें काफी देर तक जेल में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे सईद काजी साहब आपको भी ऐसे ही लगता है सर, पार्टी बगैर उनके इलेक्शन में जाएगी? यहाँ हालात बदलते देर नहीं लगते? वैसे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक किसी और की बारी नहीं आती और ये जो इनकलाब की शिकायत और तकलीफ है, अगर ये बियॉन्ड जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के बारे में एतजाज अहसन साहब कहते थे सिर्फ माजी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। अनचार्टेड वाटर्स हैं। मगर मैं एक जरूर बात एक फिक्रे में खत्म करता हूँ। आज का सियासी स्क्रिप्ट जो है
उसका इस दुनिया का जो और इस मैशत का जो स्क्रिप्ट है वो उस स्क्रिप्ट के चीथड़े उड़ा के रख देगा, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। राइट, सईद काजी साहब, नजीब और सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।